हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक किए थे। 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि अनुलग्न प्रत्यय जो कि एक एल्डिहाइड का नाम लिखते समय प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है जो सफिक्स होता है एल्डिहाइड का वो क्या होता है। मैं कुछ लिस्ट दे रखी है। ठीक है, इनके नेम एंड फंक्शन ग्रुप है। यहाँ पे नेम ऑफ कंपाउंड, सफिक्स, प्रीफिक्स और यूपीएससी नेम है। जैसे एल्कोहल का OL आता है, अमीन का मीन ही आएगा, येलो कंपाउंड का येलो, ऐसे ही एल्डिहाइड का क्या आता है AL। ठीक है, इनको लर्न कर लेना, तो इनका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि क्षार बनाने के लिए उपयोग नहीं लाई जाती। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया, इससे क्या नहीं किया जाता, नहीं बना सकता फिक्स। जैसे रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, इट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एसिड बेस होता है इसलिए न्यूट्रलाइज हो जाता है। इट फॉर्म ए साल्ट बट इज़ नॉट फॉर्म। ठीक है, साल्ट बट बेस नहीं फॉर्म होता है, इसमें से बस साल्ट बनता है। रिएक्शन इन द मेटल ऑक्साइड विद वाटर, जब मेटल ऑक्साइड और वाटर को हम रिएक्ट कराते हैं तो प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ये। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी, रिएक्शन ऑफ अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से नहीं बनता बेस। इसके बाद है निम्नलिखित में से सोडा पाउडर के नाम से जाना जाता है। सोडा पाउडर के नाम से किसे जाना जाता है, उसे बेकिंग सोडा को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है, सोडा इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, उसे ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं। एक वाइट क्रिस्टल होता है, ठीक है, जो पाउडर का होता है। वारियस केमिकल नेम्स सच एस, इसका नाम बायोकार्बोनेट भी है, इसका नाम बायोकार्बोनेट ऑफ सोडा भी है, और सोडियम हाइड्रोजन हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। बेकिंग सोडा इज़ अल्कालीन इन नेचर दैट कैन रिएक्ट इन द एसिडिक, ठीक है, एसिडिक इंग्रेडिएंट से भी ये रिएक्ट कर देता है। प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प टू डग राइस एंड गिव बेक गुड लाइट एंड फ्लफी टेक्सचर। ठीक है, एडिशनली इज ऑफ्टन यूजिंग द लेमिंग एजेंट ऑन क्लीनिंग एजेंट, जैसे सफाई करने के लिए भी यूज़ होता है, डोरवेज के लिए भी। ठीक है, और टू द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑर्डर, जैसे हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, जैसे ये हाउस जो प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के, उसमें भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेकिंग सोडा, जो कि हम इसी किससे भी जानते हैं, बेकिंग सोडा पाउडर को भी बेकिंग सोडा ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें बताना है कि एक्वेरेजिया क्या है, मतलब कैसे बनता है ये। तो एक्वेरेजिया होता है, एक्वेरेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का मिक्सर होता है। परसेंट इन द रेशियो, यानी कि 3 रेशियो में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक रहेगा और 1 रेशियो में हमारे पास नाइट्रिक रहेगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो 3:1 होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा नाइट्रिक एसिड 1% में होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें बताना है कि KNO3 के संयुक्त विलयन का उपयोग लवण हेतु बनाने के लिए होता है। ठीक है, यूज टू मेड है, क्या लिखा है, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इस तरह से ब्रिज होता है जहाँ पे हम केमिकल को यूज़ करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, फिर उनमें अलग हो जाते हैं वो। जैसे जो हम साल्ट ब्रिज बनाते हैं उनमें क्या होता है, KNO3 होता है तो वो टूट जाता है। इन साल्ट ब्रिज द वेलोसिटी ऑफ आयन शुड बी सेम, उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यानी जो मूव करते हैं वेलोसिटी आर नॉट सेम देन द आयन वुड नॉट बी एबल टू न्यूट्रलाइज देम इन चार्ज इक्वली बोथ हाफ सेल। जैसे 2 सेल होते हैं तो अगर उनमें चार्ज इक्वल नहीं होगा तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे और वो बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे। कंसिक्वेंटली द अपोजिट फोर्स वुड बी डेवलप इन रिस्ट्रिक्शन फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब हम करंट जब करंट फ्लो करेंगे तो उसमें अपोजिट जो फोर्स होगा वो डेवलप होगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज तो है नहीं, एक जगह ज़्यादा होगा एक जगह कम। द वेलोसिटी ऑफ K प्लस, जब KNO3 टूटता है तो K प्लस NO3 नेगेटिव आर नियरली सेम होती है। ठीक है, देयरफॉर वी यूज़ द मेक ए साल्ट ब्रिज, तो दोनों सेम होती है तभी हम उन्हें मेक करते हैं साल्ट ब्रिज बनाने के लिए। ठीक है, तो दोनों का वेग लगभग बराबर होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें बनाया त्रिणायन बनने की प्रवृत्ति किस सेट में पाई जाती है। ठीक है, तो अनायन, ठीक, टेंडेंसी टू स्ट्रॉन्ग अनायन इसमें किस में होती है, तो हम जानते हैं जो हाइड्रोजन होते हैं, जैसे नॉन मेटल अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म ए अनायन। ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, जो गैस होते हैं। मेटल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म केटाइन इन ए ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन होता है वो केटाइन बनाते हैं। ऑल एलिमेंट इन नॉन मेटल बट अदर ऑप्शन मेटल आर प्रेजेंट इन हैंस। जो फ्लोरीन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज टू फॉर्म आयन। ये अपना आयन क्या करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये रहा, प्रबलतम प्रकृति होती है। ठीक है, त्रिणायन बनाने की, वो किस में होती है, डी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें बताना है क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कैसी प्रदर्शित करती है। ठीक है, कंपेयर्ड विद द अल्काली अर्थ मेटल एंड अल्काली मेटल, तो इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो जो एन अल्काली मेटल आर लार्ज इन साइज एंड हैव स्मॉल इन न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये अल्काली मेटल का हो गया। उसके बाद एंड दी आर लोअर आयोजेशन एनर्जी, उनका क्या होता है, आयोजेशन एनर्जी भी लो होता है इन कंपेरिजन टू अल्काली अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर, उनका क्या होती है, लोअर आयोनेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बताना है जब परमाणु प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब स्पेक्ट्रम लाइन का विभक्तिकरण स्प्लिटिंग भी कहते हैं, वो कहलाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड। ठीक है, तो हमें बताना है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑन द आइटम सब्जेक्ट इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जब एटम को, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, उसको किसने बताया था ये। ठीक है, तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, कि एक साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था। स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व व्हेन द रेडिएटिंग एटम आयन और न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आर सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एनालॉग ऑफ द जेमन इफेक्ट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, जेमन इफेक्ट। द मैग्नेटिक स्प्लिटिंग इन द स्पेक्ट्रल लाइन, इट वाज डिस्कवर बाय जर्मन फिजिक्स, इसे किसने डिस्कवर किया था, जर्मन फिजिक्स ने किया था। और जॉन स्टार्क था, जिनका नाम जॉन स्टार्क, जो कि 1913 में किया था उन्होंने, जिनका जन्म हुआ था। उसके बाद है अर्ली एक्सपेरिमेंट इट हैव फेल्ड, जो उन्होंने जो अर्ली एक्सपेरिमेंट किए थे वो फेल हो गए थे, टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि स्प्लिटिंग इन स्पेक्ट्रल लाइन वियर आइटम आर सब्जेक्टेड इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्या कहते हैं हम, स्टार्क इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, उसमें बताना है कि एक हमारे पास कंपाउंड दे रखा है, उसको हम एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो जब हम जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है, इसका तो आपको नोमेनक्लेचर आते होगा 1 2 3 4, तो 2 पे ब्रोमो है इसलिए 2, और ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो, और 4 है इसलिए क्या लगा है, ब्यूटेन, तो 4 ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है तो ब्यूटेन लगा है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। अगर हम एल्कोहलिक के से कराएंगे तो इसमें फ्री रेडिकल बनता है, इसमें ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये वाला कंपाउंड बनेगा हमारे पास, उसके साथ ही क्या बनेगा, BKBr बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो अपना कंपाउंड ही बताना है जो बनेगा ये वाला, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 4 है इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका क्या बनेगा, 2 ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, इसमें बताना द रेजन डिस्टिलेशन इथाइल फ्रॉम एस्टेलिन। ठीक है, कौन सा अकीर्मक एथिलीन से इथाइलिन में विभेद करता है। ठीक है, तो कौन से अगर हम क्रिया कराएंगे तो दोनों में नहीं होगी, वो बतानी है। तो इसमें जो जैसे जो इथाइलिन थे उसे एथेन कहते हैं, एस्टेलिन को हमें इथाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH और
CH, और इसे इथाइन कहते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अगर हम इसे कॉपर्स क्लोराइड और अमोनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड बनेगा H2O। तो ये क्या होता है, रेड कलर का PPT होता है, कॉपर स्टेलाइट कहते हैं। जबकि हम जो हमारा ये है इथाइन है, जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, अगर हम इससे रिएक्ट कराएंगे तो इसके पास कोई भी एसिटिक एसिड नहीं है, एसिटिक हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि इसके पास है अकेला, दो है, तो ये नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें जो दो रिएक्शन नहीं हो सकती, एक से वो क्या है, अमोनियम क्लोरोक्लोराइड के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें बताना है कैन डिफाइन द प्रोडक्ट P इन द रिएक्शन RCH है। ठीक है, KMNO4। ठीक है, इससे हमें प्रेजेंस में क्या करना है, इसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे एक्साइड बाय ऑक्सीडेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल KMNO4 है विल प्रोसीड अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो KMNO4 है वो चलता रहता है प्रोसेस जब तक हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिल जाता है। ठीक है, KMNO4। देयरफॉर एल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोनाइल। ठीक है, जैसे कि कीटोन्स होता है और एल्डिहाइड होता है, एंड किसमें OH ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड एल्डिहाइड CHO जैसे हो गया। उसके बाद कीटोन हो गया, उसके बाद इन द सम कीटोन। ठीक है, अब विल बी ऑक्सीडाइज इन ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या बनता है, मोस्टली हमारे पास OH वाले ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसमें OH वाले ग्रुप देख लो, एक भी है तो यहाँ पे है R3COH। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें बताना है कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। ठीक है, श्वेत जल में उपस्थित सेलुलोज पदार्थ जीवाणु अपघटन से प्राप्त होता है। तो क्या होता है, जैसे सेलुलोज होता है, जब उसका हम बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, की कॉन्सेप्ट यही है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्राइड भी होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के ग्रुप होते हैं। तो हमें ये नहीं, हमें तो सिर्फ आंसर देखना है। तो इसको जब सेलुलोज को हम बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन और मीथेन। ठीक है, तो उसके में कार्बन मीथेन, तो यहाँ पे मीथेन है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें बताना है कि प्रथम 10 तत्वों में 3D ऑर्बिटल वाले तत्वों की संख्या बतानी है। ठीक है, आउट ऑफ द 100 एनिमल एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल। ठीक है, तो 3D ऑर्बिटल कब से स्टार्ट होते हैं, तो एलिमेंट फॉर्म द एटॉमिक नंबर 21 इन द नंबर 100 इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल। ठीक है, तो 21 से स्टार्ट होते हैं, यानी 20 तो नहीं होंगे, तो 20 माइनस 100 तो कितने हो जाएंगे, 80 ऐसे होंगे जिनमें क्या होता है, 3D ऑर्बिटल्स होता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, 18। ठीक है, क्वेश्चन ए। उसके बाद है, इसमें बताना है कैथोड रे ट्यूब यूज़। ठीक है, किस लिए यूज़ होती है, तो हमें इसको ये काफ़ी आते हैं तो इनको पढ़ लेना। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोवेव यूज़ होती है। ऐसे रेडियो रिसीवर में रेडियो वेव यूज़ होती है। टेलीविज़न सेट में कैथोड रे यूज़ होती है। वैंडरग्राफ जनरेटर में यूज़ एक्सेलरेटर। ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिक पार्टिकल, एक्सरे, बी रे, ठीक है, बीटा रे, ये सब यूज़ होती हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है, कैथोड रे ट्यूब, जो कि कैथोड रे होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, और उसके से कहते हैं डेस्कटॉप और टेलीविज़न के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे अल्फ़ा रे, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, ये सब होती हैं। ठीक है, जो कि माइक्रोवेव में होती है। तो इसका ऑप्शन हमें टेलीविज़न का निकालना था, तो इसको क्या हो जाएगा, कैथोड रे। ठीक है, तो कैथोड रे का निकालना था, तो इसका क्या हो जाएगा, टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 15, इसमें बताना 55 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा इफेक्ट ऑफ डिस्कवर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है,
तो इसमें द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर बाय 1987, जो कि जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, और ये कनेक्शन विद द वर्क ऑफ रेडियो वेव से वर्क में इसका कनेक्शन था। एंड विद द ऑब्जर्व दैट व्हेन द अल्ट्रावायलेट लाइट शाइन इन टू मेटल इलेक्ट्रोड, जब अल्ट्रावायलेट टू साइन में मेटल इलेक्ट्रोड पे पड़ती है विद द वोल्टेज अप्लाई, और अगर हम उस पर वोल्टेज अप्लाइड कर देते हैं देन द लाइट चेंज द वोल्टेज। ठीक है, जो लाइट है वोल्टेज को चेंज कर देती है और स्पार्किंग यानी कि उसमें स्पार्किंग होने लगती है। ठीक है, दिस रिलेशन में। तो यहाँ पे क्या आंसर है इसका? हर्ट्ज, जिसने क्या दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कस किया था? हर्ट्ज ने। उसके बाद 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उर्ध्वपातित से उत्पादित हो जाता है सीधा? ठीक है, जैसे वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड बनना चाहिए, फिर गैस बनना चाहिए, लेकिन वो लिक्विड नहीं बनता, सीधा ही गैस बन जाता है। तो वो कौन सा होता है? देयर आर मैनी समटाइम देयर आर कवर इनटू गैस इनटू सॉलिड। ठीक है, जैसे व्हेन हीटेड टू कन्वर्टेड फ्रॉम गैस टू सॉलिड, व्हेन द कोल्डेड इट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड सच समटाइम्स नो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे मैंने बताया, जैसे कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड में नहीं जाता, सीधा गैस में चला जाता है। ठीक है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। और सम एग्जाम जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है, नेप्थलीन होता है। ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स होते हैं, और कपूर होती है जो हमारी, तो इसका नेप्थलीन भी होगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी था और एंथ्रेसिन भी होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें बताना है कि आग बुझाने वाले अग्निशयन यंत्रों में आग बुझाने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जैसे आग लग जाती है ना, तो उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है उसको बुझाने के लिए? तो उसको बुझाने के लिए कौन सी गैस लगाते हैं हम? वो होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसमें हाइड्रोजन वाले तो ये तो नहीं होंगे, तो बी और सी में से कुछ होगा। तो देखो, जो हाइड्रोजन गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इनकम्बस्टिबल होती है एंड ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, वो आग को भी सपोर्ट नहीं करती। हैज़ यूज्ड अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसलिए ही उसे फायर के बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन स्प्रेड बर्निंग ऑब्जेक्ट स्टॉप सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, जब आग जलती है कहीं भी तो उसमें क्या होता है? उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है, O2, लेकिन जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो उसका कनेक्शन टूट जाता है O2 से, जिससे वो बुझ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि यह आसानी से संघनित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस, क्योंकि यह गैस भारी होने के कारण आग की तरल लपेट पर ऑक्सीजन के संपर्क खत्म कर देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी जो होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें बताना है कक्षा में एक गतिविधि के दौरान, ठीक है, एक छात्र ने आलू का एक टुकड़ा काटकर एक प्लेट पर रख दिया, फिर उसने उस पर आयोडीन के विलयन की 3 बूंदें ठीक है डाल दी उस पर। उसके बाद उसने देखा कि आलू का रंग बदलकर काला और नीला हो गया है। यह गतिविधि क्या स्पष्ट करती है? पहले तो उसने आलू लिया, ठीक है, उसके टुकड़े काटे, फिर उसमें क्या कर दिया? उसने आयोडीन डाल दिया 3 बूंदें, तो ठीक है, तो उसका फिर रंग कैसा हो गया? काला और नीला। ठीक है, बदल कर काला और नीला हो गया, तो उस गतिविधि को क्या कहते हैं? ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार। आयोडीन किस लिए यूज होता है? स्टार देखने के लिए। एनी सैंपल विद द स्टार्च आयोडीन टर्न ब्लूइश, ठीक है, ब्लूइश ब्लैक हो जाता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार इन द सैंपल। इससे पता चलता है कि उसमें स्टार्च है। ठीक है, पोटैटो इन ए रिच स्टार्च एंड द शो पॉजिटिव टेस्ट विथ आयोडीन। उसमें रिच स्टार्च जो होता है, इसलिए वो क्या होता है? स्टार्च होता है, इसलिए वो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, तो जो पोटैटो कंटेन स्टार्च। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें बताना है कि एक छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए सिलेंडर लेता है और उसमें गैस भरता है। ठीक है, भरकर पिस्टन की सहायता से उस पर दबाव डालता है। उसके बाद लगाने पर संपीड़न करने पर विभिन्न परिवर्तन देखता है।
तो छात्र द्वारा निकले गए निष्कर्षों में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, जैसे ये छात्र है, उसने पिस्टन लिए 3, उसमें उसने कुछ गैस रखी है। ठीक है, उसको फिर वो दबा रहा है, तो पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, मतलब छोटे हो गए। तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकती है। दाब बढ़ाने पर या घटाने पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। पहले जो एटम होते हैं दूर होते हैं, फिर पास आ जाते हैं। उसके बाद दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद दाब के बढ़ने से तापमान के घटने से द्रव परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसे थोड़ा देख लो। इवन नो दैट द इंक्रीजिंग द प्रेशर पार्टिकल इज क्लोज स्पेस एंड कैन ब्रोक अबाउट के रिड्यूसिंग वॉल्यूम एंड हैंस दी वुड गेट क्लोज टुगेदर। जब हम किसी भी कंटेनर है, किसी में भी अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, वो पास आ जाते हैं कण। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लो ऑफ वुड बी केस द डिक्रीज इन वेलोसिटी, और मूव भी नहीं कर पाएंगे आसानी से। एंड विद प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज, जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तब मेन फ्री पाथ ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस, तो फ्री पाथ उनके लिए कम हो जाती है घूमने के लिए। एंड हैंस इट वुड गेट क्लोजर टुगेदर। ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे 60 ख़त्म हो गया, आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों से साझे में बनता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, द बॉन्ड इज फॉर्मेड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड बनते हैं जैसे यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 2 एटम है हमारे पास, उनके पास एक एटम इलेक्ट्रॉन है। अगर वो दोनों शेयरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साझा कर लेंगे, ना तेरा ना मेरा, दोनों का। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल बन गया, तो उसे क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। और जैसे 2 एटम है यहाँ भी, और उन दोनों के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक दूसरे को दे देता है अपना, या फिर छीन लेते हैं दूसरा। तो क्या करते हैं, वो साझा नहीं करते, वो सीधा ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आयनिक बॉन्ड। जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है आयन, और जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी संयोजन बंध। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट।